वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 14 अगस्त 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल ऑयल स्पिल को क्लियर करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज के इस्तेमाल के संबंध में की गई एक नई स्टडी के बारे में है। एक्चुअली में देखिए, समंदर में कई बार ऑयल के टैंकर्स बाई एक्सीडेंट लीक कर जाते हैं और बहुत सारा ऑयल समंदर में बह जाता है। वो पानी के ऊपर रुका रहता है, उसका कुछ हिस्सा समंदर की तली में भी बैठ जाता है। इससे जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है। कई सारे जानवर इसमें मारे जाते हैं, कई सारे जो सी एनिमल्स हैं वो मारे जाते हैं। इस संबंध में देखिए, जब ऑयल स्पिल होता है तो बायो रेमिडिएशन के माध्यम से इसे क्लियर करने की कोशिश की जाती है। कई सारे बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया जाता है जो इस ऑयल को डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं और खत्म कर देते हैं। ये जो रिसर्च है, इसमें ऐसी ही एक सिचुएशन क्रिएट करके जो कैनेडियन आर्कटिक रीजन है, वहां का जो कोल्ड सी वाटर है, वहां पर अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो किन बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करके ऑयल स्पिल को काउंटर किया जा सकता है, उस पर स्टडी की गई। फर्दर यह भी पाया गया कि समंदर की तली में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। अगर हम उन्हें कुछ न्यूट्रिएंट देकर स्टिमुलेट कर दें, एक्टिव कर दें, उत्तेजित कर दें, तो वो सी बेड में जमे हुए ऑयल स्पिल के पार्ट को भी खत्म कर सकते हैं। यही इस रिसर्च में निकल कर आया। साइंटिस्ट ने इस रिसर्च में बायो रेमिडिएशन के दौरान, बायो रेमिडिएशन वही प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरियाज का इस्तेमाल ऑयल को डिग्रेड करने के लिए किया जाता है। कई तरीके के बैक्टीरियाज इस रिसर्च में इस्तेमाल किए गए, जैसे पैरापर्ल्यूसिडिबाका, साइक्लोक्लास्टिकस, ऑयलिस्पिरा, थैलासोलेटस या जोंगसानिया। इसके अलावा कई और भी बैक्टीरियाज इसमें इस्तेमाल किए गए। नाम थोड़े टफ हैं, आई डोंट नो याद रहेगा कि नहीं। देखिए, कुछ फ्रैक्शन होता है जो लीक्ड फ्यूल का, वो सिंक कर जाता है बॉटम में और फ्लोर पे जाके सेटल डाउन हो जाता है। कुछ बेंथिक माइक्रोब्स होते हैं, मतलब वो माइक्रोब्स जो समंदर की तली में होते हैं उन्हें बेंथिक बोला जाता है, ओशन की डेप्थ में होते हैं। अगर हम उन्हें इफेक्टिवली इंसाइट कर पाएं तो उसका इस्तेमाल वहां पर प्रेजेंट पोल्यूटेंट्स को डिकम्पोज करने के लिए किया जा सकता है। ऑयल स्पिल, आप नाम से समझ रहे होंगे, अनकंट्रोल्ड रिलीज होता है क्रूड ऑयल का, गैसोलीन का, फ्यूल का या किसी भी अन्य ऑयल बाई प्रोडक्ट का। वैसे तो देखिए, ऑयल स्पिल जमीन, हवा और पानी तीनों को ही पोल्यूट कर सकता है, लेकिन मेजर पोल्यूशन ये फैलाता है पानी में। कॉज कई सारे हो सकते हैं। कई बार एनवायरमेंटल डैमेज आ जाता है, कोई ऐसी एक्टिविटी समंदर में हो गई जिससे एक्सीडेंट हो गया, या फिर पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के दौरान लीक हो जाता है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होते हैं वहां पर एक्सप्लोरेशन किया जाता है। कई बार ट्रांसपोर्ट के दौरान जो वेसल्स होते हैं उनसे ऑयल बह जाता है। तो ये कई सारे कारण हैं ऑयल स्पिल के जिनसे काफ़ी नुकसान होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल खुदीराम बोस जी के बारे में है। हाल ही में उनकी डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया। 1989 में इनका जन्म हुआ था मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में। शुरू से ही इनका झुकाव रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की ओर काफ़ी ज़्यादा था। ये इंस्पायर्ड थे श्री अरविंदो घोष जी के जो लेक्चर्स होते थे। पैरेलली सिस्टर निवेदिता, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की डिसाइपल हुआ करती थी, वो लोग 90s में 1900 के आसपास मिदनापुर गए थे। तो उनकी जो स्पीचेस थी उनसे खुदीराम बोस जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इन्होंने अनुशीलन समिति नाम के एक ग्रुप को, जो कि एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, उसको ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ, आप मुझे बताइएगा कि अनुशीलन समिति को किसने और कब बनाया था। अर्ली 20th सेंचुरी में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो बंगाल में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ रन कर रहा था। ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया बिकॉज लिखा हुआ है। 15 साल की उम्र में ये वॉलेंटियर बन गए। ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ पर्चे बांट रहे थे, तब इनको महज 15 वर्ष की आयु में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने धीमे धीमे सीख लिया था कि बॉम्ब्स कैसे बनाते हैं। 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया और उसके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो खुदीराम बोस जी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में उनका एक बहुत ही की कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। मुजफ्फरपुर का एक मजिस्ट्रेट हुआ करता था, नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। वो अपने जजमेंट्स के लिए बदनाम था। उसके सामने अगर कोई भी रिवोल्यूशनरी चला जाता था तो चाहे उसने कितना ही पेटी क्राइम क्यों ना किया हो, वो उन्हें बहुत ही हार्श पनिशमेंट दिया करता था। इस वजह से वो इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा इनफेमस था। इसे ही एसेसिनेट करने का प्लान बनाया गया खुदीराम बोस जी के द्वारा। महज 18 साल की उनकी उम्र थी जब खुदीराम बोस और उनके मित्र प्रफुल्ल चाकी ने एक प्लान बनाया कि इस जज को जान से मार देते हैं। उसका कैरियज, जिससे वो जा रहा था, काइंड ऑफ व्हीकल, उसके ऊपर उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें वही बैठा हुआ है। लेकिन उनसे गलती हुई थी।
उस कैरेज में वो नहीं था। उसकी जगह पे 2 महिलाएं थी जिनकी मौत हो गई, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चंद चाकी। इन दोनों ही लोगों के पीछे ब्रिटिशर्स बहुत ही बुरी तरीके से लग गए थे। चाकी ने तो खुद को ही गोली मार ली, लेकिन खुदीराम बोस बच निकले। फाइनली उन्हें ब्रिटिशर्स ने कैच कर लिया और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस तरीके से ये वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टायर बन गए इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड एलिफेंट डे के बारे में है। 12 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। यू न्यूज में इसलिए रहा बिकॉज इसी दिन यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट ने यह कहा कि जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन प्रोटोकॉल है उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। जो बदलाव किए गए उन्हें पब्लिक किया गया और यह कहा गया कि अब जो पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया जाएगा वो एक कॉमन पॉपुलेशन एस्टिमेशन होगा। कॉमन का क्या मतलब है, यूल गेट टू नो। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब टाइगर्स और एलिफेंट्स का जो पॉपुलेशन काउंट होगा वो एक साथ किया जाएगा। इसका कारण यह है, अभी तक देखिए दोनों का अलग अलग पॉपुलेशन काउंट किया जाता है। टाइगर्स को 4 साल में एक बार काउंट किया जाता है और हाथियों को 5 साल में एक बार। समझने वाली बात यह है कि अगर हम दोनों की काउंटिंग एक साथ कर लें तो हमारा समय भी बचेगा और पैसा भी, क्योंकि 90% एरिया ऐसा है जहां पर एलिफेंट और टाइगर्स दोनों ही पाए जाते हैं। तो जो एडिशनल एरियाज हैं हमें केवल वहां पर ही अलग अलग एक्सरसाइज करनी होगी, बाकी जगहों पर एक साथ ही काम हो सकता है। एलिफेंट्स के बारे में अगर आप जानना चाहें तो आप इनको 2 मेजर क्लासिफिकेशन में ले सकते हैं, एशियन एलिफेंट्स और अफ्रीकन एलिफेंट्स। एशियन एलिफेंट्स की 3 सब स्पीसीज हैं, दोज आर इंडियन, सुमात्रन एंड श्रीलंकन। इंडियन सब स्पीसीज सबसे ज्यादा पाई जाती है और कॉन्टिनेंट में, इंडियन कॉन्टिनेंट में इनको बड़ी मात्रा में एस्टिमेट किया जाता है। ग्लोबल पॉपुलेशन एशियन एलिफेंट्स की 20,000 से 40,000 है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। अगर बात अफ्रीकन एलिफेंट्स की करें तो इनकी 2 सब स्पीसीज हैं, एक सवाना और दूसरा फॉरेस्ट एलिफेंट। इनकी संख्या दुनिया भर में लगभग 4 लाख के आसपास है। 2020 के जुलाई में कई सारे एलिफेंट्स हंड्रेड्स के नंबर में मरे हुए पाए गए। अफ्रीका का जो एक देश है बोत्सवाना, वहां पर आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अफ्रीकन सवाना एलिफेंट इंडेंजर्ड है, जबकि अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ड्रैगन फ्लाई सेंसस 2021 के बारे में है। इस सेंसस का 4th एडिशन स्टार्ट होगा दिल्ली एनसीआर में। इसे कंडक्ट किया जाता है कई सारी इंपॉर्टेंट एंटिटीज के द्वारा, इसलिए आपके लिए जानना जरूरी है। इसमें इन्वॉल्व होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF इंडिया, जहां पर उनकी पार्टनरशिप होती है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP के साथ और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ। कुछ और भी एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज इन्वॉल्व हैं इस सेंसस में तो आपको जानना चाहिए। उद्देश्य ये है कि हम ड्रैगन फ्लाई की स्पीसीज के बारे में और उनके ओवरऑल इकोसिस्टम के बारे में लोगों को अवेयर करें। इसका कारण क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, जो ड्रैगन फ्लाई होती हैं, पहले तो इनका जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो 2018 में हुआ था। तभी पता चला कि दिल्ली एनसीआर के आसपास इनकी लगभग 51 प्रजातियां पाई जाती हैं। ड्रैगन फ्लाई एक्चुअली में काइंड ऑफ बायो इंडिकेटर होता है। ये उस एरिया की इकोलॉजिकल हेल्थ को बताता है। अगर इनकी संख्या कम है तो मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस चल रहा है। ये काइंड ऑफ इंसेक्ट है जो ऑर्डर ओडोनाटा से बिलोंग करता है। ये यूजुअली जो फ्रेश वाटर हैबिटेट है वहीं पर आसपास मिलेंगे आपको। जब बारिश होने वाली होती है, बादल आ जाते हैं, तो कई बार ये खूब बड़ी संख्या में घूमने लगते हैं। ये मॉस्किटोज और बाकी के इंसेक्ट को खाते हैं, ऐसे इंसेक्ट जो कई तरीके की बीमारियां जैसे मलेरिया और डेंगू फैलाते हैं। तो इसलिए भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बायो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? बायो इंडिकेटर कोई भी हो सकता है, प्लांट, प्लैंकटन, एनिमल्स, माइक्रोब्स, जिनके जरिए हम नेचुरल इकोसिस्टम की हेल्थ को एसेस करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइकिन्स एयर क्वालिटी के बढ़िया बायो इंडिकेटर होते हैं। अगर लाइकिन्स की संख्या कम है या खराब स्थिति में है तो मतलब एयर क्वालिटी खराब है। फ्रॉग्स, ये बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं अगर उनके हैबिटेट में कोई भी बदलाव किया जाए तो फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की जानकारी देने के लिए फ्रॉग्स अच्छे इंडिकेटर होते हैं। एल्गल ब्लूम को कई बार पॉन्ड्स, लेक्स या रिवर्स के इकोसिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एल्गल ब्लूम या एल्गी ब्लूम हुआ मतलब वहां पर पानी में पोल्यूशन ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से नाइट्रेट और फॉस्फेट्स की संख्या या मात्रा बढ़ गई है। ये तो बात हुई इस सेंसस के बारे में और बायो इंडिकेटर्स के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर्स श्रम अवार्ड के बारे में है।
श्रम अवार्ड 2018 के लिए अभी अनाउंस किया गया है। 1985 से ही अवार्ड्स दिए जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। 3 कैटेगरीज हैं। श्रम भूषण अवार्ड पहला, दूसरा श्रम वीर या श्रम वीरांगना अवार्ड, तीसरा है श्रम श्री या श्रम देवी अवार्ड। ये 3 अवार्ड्स दिए जाते हैं ऐसे वर्कर्स को जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की डेफिनेशन में कवर हो जाते हैं। वो व्यक्ति डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हो सकता है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है, या प्राइवेट सेक्टर की यूनिट में हो सकता है जहां पर 500 या उससे अधिक वर्कर काम कर रहे हो, मतलब वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तभी उन्हें यह अवार्ड दिया जा सकता है। डे टू डे आप अपना काम बहुत अच्छा करते हैं तो आपको यह अवार्ड नहीं दे दिया जाएगा। यह अवार्ड तब दिया जाता है जब आपने कुछ बहुत ही विशेष परफॉर्मेंस दिया हो, आपने कोई इनोवेटिव एबिलिटी दिखाई हो, या आपने बहुत आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया हो उस फर्म के लिए, या आपने प्रोडक्टिविटी बहुत ही बेहतरीन कर दी हो, या मान लीजिए कोई अदर आपका कोवर्कर था, वो दिक्कत में था, परेशानी में था, या उसके ऊपर कोई खतरा था, आपने एक्सेप्शनल करेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड शो किया हो, तो आपको यह अवार्ड दिया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अल मुहेद अल हिंदी 2021 के बारे में है। यह फॉर द फर्स्ट टाइम होने वाली नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है। पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पर्पस यही है कि दोनों ही कंट्रीज आपस में अपने नेवल पावर के साथ अच्छे से कोऑपरेट कर सके। फीचर्स में दोनों ही कंट्रीज ने अपने शोर और सी बेस्ड ड्रिल्स परफॉर्म किए। दोनों नेवीज में ने आपस में मिलकर इंडिया ने अपनी ओर से आईएनएस कोची को इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था। यहां पे कुछ स्टेटमेंट हैं, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इनफैक्ट वो आपके सामने है, दैट विल बी काइंड ऑफ रिविजन। एशियन एलिफेंट्स IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। ये गलत है बिकॉज ये इंडेंजर्ड हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं। प्रधानमंत्री श्रम अवार्ड इसे 1985 से दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। ये भी गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसमें इन्वॉल्व है। खुदीराम बोस इन्होंने अटेम्प्ट किया था एसेसिनेट करने का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मुजफ्फरपुर डगलस किंग्सफोर्ड। दैट्स रियली वेरी ट्रू। अल मुहेद अल हिंदी 2021 इंडिया और UAE के बीच की नेवल एक्सरसाइज है। एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज सऊदी अरेबिया है, सेशन की PDF कहां मिलेगी बताइए, जानते हैं आप? ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे। लिंक कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लिक करके चैनल पे जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज सारे PDFs वहीं मिलते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।